आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज श्रीनगर की स्टूडियो से आपके साथ अभी तक के अपडेट में इस लाइव नशरियात में हाजिर खिदमत और मेरे साथ मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ देंगे। और आज के अभी तक के इस प्रोग्राम में हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दे बड़े हैं। कल जो कोविड की तादाद आई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली तादाद है। 500 से ज़ायद, 600 से ऊपर, तो कुल मिला के ये वो तादाद जो सबको हिला के रख सकती है। और कल श्रीनगर की जो 300 के करीब जो तादाद आई है उसने भी रोंगटे खड़े किए हैं। और आज शहर में बहस उसी बात पे थी कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। कश्मीरी बहुत कॉन्शियस माने जाते हैं और काफ़ी काबिल कौम मानी जाती है। कश्मीरी के बारे में दुनिया मानती है कि बहुत काबिल है। फिर ये काबिलों में ये कहाँ से आ गया कि ये सारा इस तरह से जो सिचुएशन बनी है, ये क्यों हो गई है कश्मीर में? क्या ये अपनी काबिलियत भूल गए हैं? ये सवाल आज उठ रहे थे। शहर में पूछा जा रहा था कि क्या हुआ और क्यों हो रहा है। ये वो दो सवाल, और इस सारे सवालों के बीच में सरकार की पॉलिसियों पर आज भी सवाल उठ रहे थे। एक तरफ कोविड है, कश्मीर से जम्मू जाने वाले के लिए पॉसेस बनाने हैं, उसको रोका जाता है। उससे चाहे वो इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो, उसको बड़ा परेशान किया जाता है। रात कभी कभी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे गुजारी जाती है। लेकिन जम्मू से जो आने वाला है उससे कोई पूछताछ नहीं है। क्या वो कोविड फ्री होके आता है? वहाँ की सारा कोविड कश्मीर में है। ये यहाँ पे यही जो ज़मीन है, गुनाहगार ज़मीन है, वहाँ सब पाक हो चुका है, वहाँ कोई कोविड नहीं है। और जो वो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो कोविड फ्री हैं, ये सवाल है। और दूसरा सवाल इसके साथ साथ, ये लोग जब वहाँ से आते हैं इन हालात में, जब कोविड का खतरा है, डर है, हर किसी को कहा जाता है घर के अंदर बैठो, फिजिकल डिस्टेंस रखो, हाथ धो लो, ये सब कुछ। लेकिन इन लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है। क्या ये डरते नहीं है? क्या इन्हें खौफ मौत नहीं है? कोविड का इनको मौत नहीं है, ये खतरा जो है वो नहीं है। और इस सारे के बीच में सवालात के इस सारे मैदान में बहुत से और वसवसे जन्म देते हैं। यूँ कहें तो अफवाहें जन्म दे रही हैं। और इन्हीं अफवाहों के बीच में हिलाल हांजूरी भी अफवाहों पे नज़र रखे हुए हैं। हिलाल, जानना चाहूँगा आपसे, मैं तफसील से थोड़ा सा मैंने बता दिया, क्या है ये सारा मुद्दा? अफवाहें क्या क्या चल रही है बाज़ार में? देखिए सनम जी, जब भी हम कश्मीर का जिक्र करते हैं और यहाँ पर कोई भी फैसला लेना होता है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि कश्मीर एक सेंसिटिव मामला है और यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव हैं। यहाँ अफवाहें भी जल्दी फैलती हैं और उसके बाद अगर कोई सरकार की सतह पर कोई फैसला भी लिया जाता है तो बड़े गौर से उस पर पहले सोचते हैं, देखते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब यहाँ पर टूरिस्ट को अलाउ किया गया, यानी उस हवाले से जब ऑर्डर आया, उसी दिन पहले दिन में दोपहर के वक्त एक गाड़ी चली जाती है पहलगाम, और वहाँ पर जो लोकल टूरिस्ट है उनसे कहा जाता है कि 2 घंटे के अंदर आप वापस अपने घरों को चले जाओ, वरना फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर जब आम कश्मीरी यही चीज़ देखता है कि जो बाहर से लोग आ जाएंगे, उन्हें अलाउड है, वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनके लिए कुछ सर्टन गाइडलाइंस हैं, तो यहाँ पर यहाँ के लोकल्स के लिए वो गाइडलाइंस क्यों नहीं रखी जाएगी? उन्हें 2 घंटे का टाइम, उन्हें भी वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो उस वजह से लोगों के अंदर शक व शुबहात पैदा हो गए। तो उन शक व शुबहात का अभी कोई बुनियाद है नहीं है, सरकार ने भी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तो इस वजह से वो शक ही के अंदर रहा, और इससे क्या है कि अफवाहों पर ज़्यादा जो है लोग मुनहसर होने लगे और ये अफवाहें फैलने लगी। और उसमें ये भी जो लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगे कि सरकार साजिशें कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो साजिशें कर रही हैं, और सरकार ने भी इस हवाले से कोई अपना रुख साफ नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जब यहाँ पर कैंटोनमेंट एरियाज़ करा दिए गए, शहर श्रीनगर के अंदर भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लॉकडाउन का इतलाक यहाँ पे किया गया और वहाँ पर गाइडलाइंस रखी गई हैं। फिर आम मजदूर जो कश्मीरी है, जो रेड जोन में काम करता है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस वो उस रेड जोन से, उस कैंटोनमेंट एरिया से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन क्या जिस जो बाहर कोई भी मजदूर, क्या वो कोई रेड जोन क्रॉस नहीं करता है जहाँ से भी वो आता है? क्या उनके इलाके में कोई रेड जोन नहीं है? उन्हें वो इजाज़त कैसे मिली? हालांकि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता इजाज़त उनको दे दी है, लेकिन आम कश्मीरी ये सोचता है कि जब बाहर का, बिहार का, यूपी का, बेंगलोर का, मुंबई का यहाँ आ सकता है, पंजाब का यहाँ आ सकता है काम करने के लिए, तो कश्मीरी यहाँ बेरोजगार क्यों बैठे? बिल्कुल, इस वजह से ये खदशात लोगों के अंदर पैदा हो गए। फिर ये अफवाहों की सूरत में सामने आ गए, और अब सरकार को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन कंफ्यूजन और कियास लोगों के अंदर पैदा हो चुका है, और कंफ्यूजन और कियास खुद हमारी ब्यूरोक्रेसी ने पैदा किया है, हमारी सरकार ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा किया है। एक तो पहला कंफ्यूजन ये है कि ये लोग जब वहाँ से आते हैं, तो हिलाल ने जैसे उनसे बात भी की है,
उन्हें कहीं पे भी उनका पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है। टनल तक पहुंचने के बाद, टनल के क्रॉस करने के बाद उनका टेस्ट हुआ है, बिल्कुल सबका नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है टेस्ट क्या होता है। जिसका भी हुआ उसकी रिपोर्ट 19 दिन बाद आती है। 19 दिन तक इन्हें किसी क्वारंटीन सेंटर में रखा नहीं जाता है। तो 19 दिन तक ये शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, ठेकेदार के पास जाएंगे, किसी घर में काम करने जाएंगे, तो क्या ये वहां दूध के दूल्हे होके जाएंगे या गंगा नहा के जाएंगे? बिल्कुल सनम जी, बडगाम का हम जिक्र करेंगे। जो कुछ बिहार से कुछ लोग बडगाम आए थे, ईंट के भट्टों में वो काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी जो बात हुई है, हमने देखा कि जब हमने एक खातून के साथ बात की है, पहले वो एजुकेटेड नहीं थी कोरोना वायरस के हवाले से। आम कश्मीरी को अगर आप पूछेंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा बोलेगा। लेकिन वो औरत बोल रही थी कि ये राजा महाराजों की बीमारी है, यह आम गरीब को नहीं लगने वाली है, हमें नहीं लगने वाली है, मजदूर लोग हैं, छोटे बच्चे हमारे, उनको भी लगने वाली नहीं है। जब उनको ये एजुकेशन ही नहीं है, जब उनको ये मालूमात ही नहीं है कि ये कैसे लगती है, तो फिर आप उन्हीं लोगों को यहाँ पर अलाउ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने उन्हीं लोगों को जिन्हें सैंपल्स तो लिए गए हैं लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन जब तक उनकी रिपोर्ट आती है तब तक उन्हें आप एक्सेस देते हैं कि वो दुकानदार के पास भी जाते हैं, वो दूध भी लेते हैं, वो बिस्किट भी खाते हैं, वो मेवा फरोश के पास भी जाते हैं, और कोई खुद बेचते भी हैं। कोई मास्क नहीं है, यहाँ तक कि कोई डिस्टेंस भी नहीं है, और खेलते कूदते आम बच्चों के साथ हमने वहां पर देखी। विजुअल्स हमारे पास हैं, बाइट्स हमारे पास हैं, जो हमने अपने नशियात में चलाए भी। तो ये चीजें जब वहां का लोकल देखता है, वो बोलता है कि मेरे लिए लॉकडाउन है और बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए खुली छूट है, मेरे लिए 500 का 1000 का जुर्माना है अगर मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, तो बाहर के जो लोग आते हैं उनके लिए कोई जुर्माना नहीं। तो ये चीजें एक डिस्क्रिमिनरी जो है एक मेथड से गुजरते हैं, और फिर लोगों के अंदर शक व शुबहात जो है, खदशात पैदा हो जाते हैं। नतीजा ये है कि उसे मिसट्रस्ट पैदा हो गया है, और ये मिसट्रस्ट अभी सरकार के तई या एडमिनिस्ट्रेशन के तई लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। देखिए, और साफ जाहिर है जब मिसट्रस्ट हो जाएगा तो तब उसको निकालने में, दिमाग में कोई फतूर आ गया तो उसको निकालने में बड़ा वक्त लगता है। और इन फतूरों के बीच में एक और फतूर भी है। सरकार का रिसेंटली एक ऑर्डर कर देती है जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट्स के हवाले से है, लैंड ग्रांट्स के हवाले से है, उससे भी एक फतूर को जन्म दिया गया है। सोशल मीडिया पे उस पर बड़ी बहस हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के बयानात भी दिए जा रहे हैं। खुद अगर सरकार ने आज सुबह ही, कल शाम को इसकी तरदीद भी की है कि ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सेटलर्स लाए जा रहे हैं। अब ये सेटलर्स वाकई में लाए जा रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलोनीज बनाई जा रही है, वो अलग सी बात है, उस पर नहीं। गवर्नमेंट ने जब इस तरह के वाक़ात किए तो लोगों में हर सही बात का पे फिर लोगों के दिमाग में शक व शुबात खड़ा होना लाजमी सी बात है। और इन्हीं लाजमी सी बातों में एक शक शुबा हमारे दिमाग में भी है। ये शक शुबा सरकार से हम चाहेंगे कि वो जानेंगे कि वो शक शुबा हमारा भी दूर करे कि श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में आम लोगों को तो पाबंदी है ही, किसी से मिलना जुलना नहीं है। कोविड के नाम पे अंदर क्या कर रहे हैं, बाहर कोई उसको ना देखे। मीडिया पे क्यों पाबंदी है, मीडिया को क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? और सबसे एक और मज़ेदार बात बताएं, मीडिया पे पाबंदी है, उस सारे के बीच में हमें कुछ खबर अंदर की यही लगी कि शायद सरकार नहीं चाहती है कि अंदर की खबर बाहर मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंचे। तो ये एसेंशियल सर्विस में, बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज में मीडिया भी आता है, बिल्कुल लेकिन वो आता आज है। इस दौर में जब कोविड है और इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सरकारी वर्जन पहुंचाना, ये तो बिल्कुल जो जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म के उसूल है उन्हीं पर हम कारबन है, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट की जानिब से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर अफवाहें कहीं पर चल रही हैं और इस अफवाह को परखने के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए कोई भी खबर अगर आती है, तो अगर तस्दीक की वर्जन सरकार से लेने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें सरकार फिर कॉपरेट नहीं करती है, तो फिर मीडिया के नुमाइंदे या साहबी जो हजरात हैं, वन साइड स्टोरी आ जाती है। हम सरकार से वर्शन लेना चाहते हैं, यूजुअली बड़ी कोशिश रहती है। यकीन मानिएगा मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, 3 दिनों से मैं वर्शन लेना चाहता हूँ, लेकिन कभी साहब अवेलेबल नहीं है और कभी जाने की अंदर जाने के पता करें वहाँ पे हैं, वो भी परमिशन नहीं है। जाके हम कोशिश करते थे अंदर जाके मिले वहाँ पे। लेकिन मज़ेदार एक और कहानी भी है, इस कोविड के नाम पे लूट खसूट भी शायद हो रही है, और लूट खसूट हमारे सिविल सेक्रेटरीट में होती है। हम ब्यूरोक्रेट्स के, उन ब्यूरोक्रेट्स से पूछना चाहते हैं कि सिविल सेक्रेटरीट में एक कमरे में 2 सैनिटाइज़र किस खुशी में, एक सिकम्स का सैनिटाइज़र जो छोटा सा सैनिटाइज़र है वो डब्बा वाला, और दूसरा खुद स्टेटस डिपार्टमेंट का। अगर सिकम्स ने लगा दिया तो पैसों का उन्हें लाया होगा, उन्होंने तो ऊपर से उनके यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है सिकम्स की, तो उससे काम नहीं चल रहा था। जो दूसरा लगाया गया
जो स्टेट्स खुद स्टेट्स डिपार्टमेंट ने, यानी पैसा निकालना है कोविड के नाम पे। सैनिटाइज़र जो बक्स, मैं किट की बात करूं, सैनिटाइज़र बोतल की नहीं किट की, शायद वो 15-20 हज़ार रुपये उसका बिल एक का होगा, या मुझे लगता है सरकारी खातों में बिल बड़े भी आते हैं, शायद उसका डबल बिल भी हो सकता है, मार्केट में 15-20 हज़ार रुपये का आएगा। तो सरकार से हम ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स से जो इस वक्त हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनसे ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आपकी नज़र अगर इन 2-2 किट्स पे नहीं पड़ रही है तो आपकी नज़र फिर किस पे है? आपके दरवाजे के सामने, आपके दरवाजे के राइट लेफ्ट में, एक एक दरवाजे में, एक एक कमरे में 2-2 किट्स लगे हुए हैं। वो किस खुशी में, वो किस ज़रूरत में? क्योंकि एक तो स्टेट्स का है, जो हमें मालूम हुआ है कि स्टेट्स डिपार्टमेंट ने खुद लगाया है, दूसरा सिक्किम अथॉरिटीज़ ने लगाया। अगर सिक्किम अथॉरिटीज़ के पास एक्सेस थे तो किसी दूसरी बिल्डिंग में भी लगाए जा सकते थे, या अगर स्टेट्स के पास ज़्यादा थे तो किसी और जगह भी लगाए जा सकते थे। अदरवाइज़ आजकल सैनिटाइजर्स की ज़रूरत इतनी नहीं है, कहते हैं पानी से ज़्यादा अच्छा साफ़ हो जाता है, साबुन से ज़्यादा अच्छे हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो वॉशरूम वगैरह में साबुन रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। सैनिटाइजर रखना तो अलग सी बात, लेकिन ये सारे वो मामला हैं जो हमारे यहाँ कोविड के नाम पे होता है, और कोविड के नाम पे हमारे यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक वो खबर जो हम निर्भया के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहेंगे, निर्भया का आपको याद होगा, निर्भया दिल्ली की वो मासूम बच्ची जो दरिंदगी की शिकार हुई थी, और तब निर्भया के खिलाफ उस मामले के पर पूरा देश और दुनिया कह सकते हैं इकट्ठा हुई थी, और दिल्ली में तूफान बर्पा किया था। आज जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, कहीं न कहीं बुनियाद उसकी भी उसी निर्भया कांड के साथ जुड़ी हुई है। तभी लोगों में होश हुआ था कि बिन्ते हवा के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको याद भी होगा कि कश्मीर में भी हमारी बहू बहनों के साथ, बेटियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। और ताबिंदा गनी की कहानी शायद आप भूले नहीं होंगे, लंगेट हंदवारा की ताबिंदा गनी और उसके मुजरिमों को, जिसमें 4 लोग शामिल थे, उनको सजाए मौत मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दी है, लेकिन अभी तक सजाए मौत पर अमल नहीं किया जा रहा है। ताबिंदा गनी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। ताबिंदा गनी स्कूल जाने वाली बच्ची, 10वीं की तालिबा, मासूम कमसिन और दरिंदगी का शिकार 4 लोग उन्होंने बनाया, और उसके बाद उनकी अस्मत को तार तार करने के बाद उसे कत्ल किया। और उसके बाद जब पुलिस ने सारे मामले की तहकीकात की, 2 मुकामी जो लोग थे लंगेट के, और उसके साथ साथ एक वेस्ट बंगाल का, एक राजस्थान का, 4 को मुलजिम पाया गया। मुजरिम बाद में उन्हें करार भी दिया गया, और अदालत ने उन 4 मुजरिमों को सजाए मौत की सज़ा दी। लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। आज भी ताबिंदा गनी की रूह चीख चीख के पुकार रही होगी कि आखिर कब इंसाफ मिलेगा। 7 साल हो गए अदालत के फैसले को, लेकिन अदालत का फैसला मंत के अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। निर्भया के हथियारों को, निर्भया पे जुल्म करने वालों को सज़ा मिल चुकी है। ताबिंदा गनी के मुजरिम इंतज़ार में, और ताबिंदा गनी की रूह भी इंतज़ार में है। आपको नाज़रीन बताएं, ये वो मामला जिन पे हमारी नज़र रहती है, और इसी नज़र में मेरे साथ मीर हिलाल हाजूरी भी रहे। पानी का मामला है, और ये पानी का मामला हमारे PHE डिपार्टमेंट को आज भी पानी कर रहा है। और अक्सर शहर के इलाकों से खबर यही कि इतने बड़े बड़े वसाइल क्यों न हों हमारे पास, लेकिन हम उन वसाइल को बरोकार नहीं ला सके हैं। वरना अगर बरोकार लाया जाता तो आज शहर में पानी होता, पीरबाग में भी पानी होता, बटमालू में भी पानी होता, श्रीनगर के लाल बाज़ार से लेकर नटीपोरा तक के नलगुम में पानी होता। और पानी की अगर बात करें तो हमारी बिजली जो है ये पानी से चलती है, और ये बिजली अब बेचने की तैयारी है। बिजली नहीं बेची जाएगी, बिजली के एसेट्स बेचे जाएंगे। खबरें आ रही हैं कि जहां हमारी प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, यानी हमारी कॉरपोरेशन थी, जिस तरह उनको बेचा गया, जेके सीमेंट्स को बेचा जा रहा है, जेके मिनरल्स को बेचा जा चुका है, जेके इंडस्ट्रीज़ को बेचा जाएगा, और कुछ भी उसके साथ साथ हमारे पावर डिपार्टमेंट को भी बेचा जा रहा है, और इसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। आज अक्सर आप लोगों का, अक्सर हमारे पास खबर, एक सर्वे है कि सर्वे के मुताबिक 2 से 3 रुपये तक डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल तक आपका बिजली का बिल पर यूनिट दिया जाना पड़ता है आपको। लेकिन जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये करीबन 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट आपको बिजली का बिल चार्ज किया जाएगा। और फिर साफ जाहिर है, आप बिजली क्या जलाएंगे, आप अंधेरे में चमक क्या लाएंगे, और आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। वो अलग बात है, दिल्ली में बिजली जो है वो कोयले से बनती है, वो डीजल से तैयार की जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार इतनी मेहरबान कि आवाम को बिजली भी लगभग मुफ्त देती है। हमारे यहाँ हाइड्रो पावर है जो बिल्कुल सस्ती मानी जाती है, दुनिया में सबसे सस्ती बिजली जो पैदावार है वो हाइड्रो पावर की होती है। लेकिन इसी सस्ती बिजली को पैदा करने वाले इलाके के रहने वालों को बहुत जल्दी ये बिजली उस दामों पे फ़रोख्त की जाएगी, उस दामों पे दी जाएगी कि औकात से, या कहें तो जेब की ताकत से बाहर होगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। अभी तक इतना ही। 6:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात देश दुनिया की खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।